हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये वीकली करंट अफेयर्स, इसमें हम लोग पिछले एक सप्ताह के तमाम कंटेंट को संडे को लेकर आते हैं, देखते हैं। तो ये 28 मई से लेकर 3 जून तक के तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए संक्षेप में बताएंगे और टॉपिक वाइज बताएंगे। तो सबसे पहले राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन होगा, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? इनॉग्रेशन। आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। कब? तो 28 मई 2023 को। भव्य बिल्डिंग है, खूबसूरती बेमिसाल बनाई गई है। हालांकि राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया था, उपराष्ट्रपति भी नहीं आए थे, विपक्ष ने इसका विरोध किया था, ठीक है, तो वो भी नहीं था। तो लेकिन कार्यक्रम हुआ और शानदार इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। ओके, इसका शिलान्यास अगर सवाल हो कि कब हुआ था, तो 10 दिसंबर सन 2000 को हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था शिलान्यास और उद्घाटन 28 मई को किया गया, ठीक है। उद्घाटन के दौरान सर्वधर्म सभा भी आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? आर्किटेक्ट कौन है? आंसर होगा विमल पटेल। इंपॉर्टेंट बात यह है, विमल पटेल हैं वास्तुकार। और निर्माण किसने किया है? कंस्ट्रक्शन किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, क्योंकि वो जिस भूखंड पर बना है वो त्रिकोणीय है। साथ में तमाम जो भी धर्म है और ज़्यादातर उसमें त्रिकोणीय जो स्ट्रक्चर है उसका बड़ा ही महत्व होता है। तो इन्होंने त्रिकोणीय संसद भवन का डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट हैं ये, और निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह संगोल स्थापित किया? कौन सी जगह? तो आंसर होगा इसका लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास में। और इसको राजदंड भी कहा जाता है। चोल साम्राज्य में इसका इस्तेमाल हुआ करता था सत्ता परिवर्तन के दौरान, ठीक है। राजा जो है नए राजा को देता था और उससे सत्ता परिवर्तन को मनाया जाता था। तो ये संसद भवन में लोकसभा जो कक्ष है वहाँ पर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में यह स्थापित किया गया है। सुनहरा है, इसके ऊपर नंदी का रूप है। अगला क्वेश्चन, संगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया? तो पहले ही मैंने बता दिया, आंसर होगा चोल साम्राज्य, ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसने दिया ये संगोल? तो तमिलनाडु के थिरुवुदुरुथाई अधीनम मठ जो है उसके पुजारियों ने। और ये गैर ब्राह्मण पुजारी होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते हैं, तो उन सब ने इनको दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे यहाँ स्थापित किया है, राजदंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नए संसद भवन के द्वार का नाम बताएं। गेट का नाम क्या है? आंसर उपरोक्त सभी, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो ये त्रिकोणीय है और तीनों तरफ दरवाजे हैं, द्वार हैं, गेट हैं, तो उन सब का नाम अलग अलग रखा गया है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? थीम बताएं। आंसर होगा मोर, ठीक है, मोर कहिए या मयूर कहिए। तो लोकसभा चैम्बर उसकी थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। और दीवारों और छत पर नक्काशी मोरपंख के डिजाइन की गई है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? आंसर होगा इसका कमल, ठीक है। ये लाल कालीनों के साथ है और थीम है कमल, ठीक है, तो ये बना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, तो इसका वजन क्या है? आंसर होगा इसका 9500 किलोग्राम, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को वहाँ पर स्थापित किया गया है। हालांकि उद्घाटन कुछ महीने पहले ही हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस दौरान लोकार्पण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? आंसर होगा 75 रुपये, 75 रुपीज़ का, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लिखा हुआ है संसद संकुल, और एक तरफ अशोक स्तंभ है उसमें और दूसरी तरफ है संसद की तस्वीर। नए और पुराने दोनों की तस्वीर उसमें दिखाई गई है। और कलकत्ता के यानी कोलकाता के कहिए टकसाल में ढाला गया है। अगला क्वेश्चन, हिंसाग्रस्त किस राज्य की ओलंपिक विजेता सहित 11 खिलाड़ियों ने शांति जल्द न बहाल होने पर केंद्र सरकार को मेडल लौटाने की चेतावनी दी है? आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में पता है आपको 3 मई से हिंसा जारी है, अभी तक हिंसा जारी है। हालांकि
जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कोशिश की है, सेना वहाँ पर डिप्यूट है और हालात ऐसे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री अपने ही ज़िलों में नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति है वहाँ पर। तो कोशिश चल रही है लेकिन वो नाकाफ़ी है। जो वहाँ के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि तुरंत शांति बहाल की जाए। अभी भी हिंसा, वहाँ की खबरें हिंसा की आती रहती है। तो इसी को लेकर 11 स्पोर्ट्स पर्सन्स ने ये डिमांड की है। ठीक है, कौन कौन है? जैसे ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और सहित 11 खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिंसाग्रस्त किस राज्य में सुरक्षा बलों ने 40 लोगों का एनकाउंटर किया? आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में हिंसा जारी है और 29 मई को वहाँ पर पहुँचे थे अमित शाह गृह मंत्री, 4 दिनों तक वो रह रहे हैं। और उसी से पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने ये कहा कि 40 लोग जो हिंसा फैला रहे थे उनका एनकाउंटर किया गया है और उनसे कई सारे हथियार बरामद किए गए हैं। मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है? 2 ग्रुप है, मैतेई समुदाय है, बहुसंख्यक है, और बाकी हैं राज्य के कुकी, नगा, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उन दोनों के बीच में ये तनाव चल रहा है। मैतेई समुदाय के लोग चाहते हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए और इसका विरोध कुकी और नगा समुदाय के लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यांमार की बात कर लें। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक हुई तो उसकी थीम क्या थी? आंसर होगा विकसित भारत @2047, टीम इंडिया की भूमिका। ठीक है, तो ये 8वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई और दिल्ली के प्रगति मैदान में, और उसमें मुख्य 8 विषय थे जिस पर चर्चा हुई है। इन 8 विषयों पर विकसित भारत 2047 मतलब हुआ 2047 तक हमें विकसित हो जाना है। एमएसएमई के विकास पर जोर देना है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को बेहतर करना है, कम समय में काम हो जाए। महिला सशक्तिकरण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियाद के ढांचे के लिए जो गति शक्ति मास्टर प्लान है उस पर काम हो। तो ये सब थीम थी, सब्जेक्ट था। थीम तो ये वाला रहा, ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे चरण में चले आए हैं हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के। तो क्वेश्चन होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII का अध्यक्ष पद वर्ष 2023-24 के लिए किसने संभाला? आंसर होगा आर दिनेश। वो कौन है? TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, तो उसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो उन्होंने किसकी जगह ली है? संजीव बजाज की जगह ली है। ओके, तो CII उसकी स्थापना हुई थी 1895 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अच्छा, CII में ना मतलब कि अभी तो अध्यक्ष ये हैं और अगले अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया है, तो कंफ्यूज मत होना आप। अब इकोनॉमिक गतिविधि से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितनी रही? आंसर होगा 7.2%। ठीक है, 2022-23 वित्त वर्ष का मतलब क्या हुआ? अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। फाइनेंशियल ईयर ऐसा ही होता है, अप्रैल से अगले साल के मार्च तक का। ठीक है, तो किसने ये आंकड़े जारी किए हैं? तो वो जारी किए हैं NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। पिछले कुछ साल का अगर आंकड़ा देखेंगे तो अभी हम 7.2 पर हैं। उससे पहले के साल में 9.1 थे, बेहतर था। और उससे पहले चूँकि कोविड-19 का असर था तो डिप गए थे हम लोग, डाउन हो गए थे 5.8%। उससे पहले का आप आंकड़े देख रहे हैं। तो चलिए अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। CAVA वॉलीबॉल महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? आंसर होगा इंडिया, भारत ने। CAVA का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो उसी का ये चैलेंज कप था और मई में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो फाइनल में इंडिया ने कजाकिस्तान को हराकर खिताब जीत लिया है। ठीक है, अब कुछ IPL से रिलेटेड जो 2023 का है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन होगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 ट्रॉफी जीत ली तो उसने फाइनल में गुजरात टाइटंस को कितने विकेट से हराया? आंसर होगा 5 विकेट से हराया है। महेंद्र सिंह धोनी उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने ये 5वीं बार IPL जीत लिया है।
फाइनल में हारने वाली टीम का नाम क्या है? तो गुजरात टाइटंस। ओके, गुजरात टाइटंस। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उसका पूरा PDF अवेलेबल है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, बहुत मामूली सी रकम है, 1 साल का मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप लिया हुआ जिन लोगों ने, वो आप ऐप पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो देख लें। ये मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली रकम है और इसके जरिए आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज है, इतने तरह के एग्जामिनेशन के लिए तमाम जो आप दे सकते हैं, आपके बहुत काम आ सकता है। तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके काम आएगा। अगला क्वेश्चन, IPL फाइनल मैच में बारिश की वजह से किस पद्धति यानी मेथड का इस्तेमाल करके विजेता की घोषणा हुई है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका DLS मेथड से। ठीक है, क्या है? DLS मेथड। दरअसल बारिश या दूसरी जो बाधाएं होती हैं, तो उस दौरान अगर मुकाबले का नतीजा देना है तो ये DLS नियम का अपनाया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है डकवर्थ लुईस स्ट्रेन मेथड। ओके, तो इसमें बचे हुए ओवर और बचे हुए विकेट के आधार पर यह तय किया जाता है कौन विजेता है। तो जो आंकड़े रहे वो आप देख रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स जो विजेता रहा, वो 15 ओवर में 5 विकेट खोने के साथ 171 रन बनाए थे और गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। और चूंकि इस पद्धति का इस्तेमाल हुआ DLS मेथड का, इसलिए चेन्नई हो गई, यानी चेन्नई सुपर किंग जो है वो विजेता हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, IPL 2023 सीजन में ऑरेंज कैप विजेता कौन है? आंसर होगा शुभमन गिल। ठीक है, गुजरात टाइटंस के वो खिलाड़ी हैं। IPL में उन्होंने 17 मैच में 890 रन बनाकर ये ऑरेंज कैप जीता है। ठीक है, 10 लाख रुपए भी उनको मिले हैं। अगला क्वेश्चन, IPL 2023 सीजन में पर्पल कैप के विजेता कौन है? आंसर होगा मोहम्मद शमी। और ये पर्पल ऐप दिया जाता है गेंदबाज को, जो अच्छा गेंदबाज होता है उस पूरे टूर्नामेंट में उसे। ओके, तो पर्पल कैप मोहम्मद शमी 16 मैच में 28 विकेट लिए थे। ओके, और ऑरेंज कैप किसको मिलता है? बल्लेबाज को मिलता है, बैट्समैन को बेहतर रन बनाने के लिए। और पर्पल आपको ध्यान में रखना है, क्यों? तो बॉलिंग के लिए। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। 10 लाख रुपए का प्राइज मनी भी मिला इनको। अगला क्वेश्चन, IPL 2023 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच, ये बात हो रही है फाइनल मैच की, या कहें आप मैन ऑफ द मैच। आंसर होगा इसका डेवोन कॉनवे। क्या नाम है? डेवोन कॉनवे। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनिंग बल्लेबाज हैं। ओके, और 5वां जो खिताब मिला है, इम्पॉर्टेंट इनकी भी भूमिका रही है। अब एक बार अवार्ड से रिलेटेड तमाम जो लिस्ट है वो देख लीजिए आप। चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, ऑरेंज कैप मिला शुभमन गिल को, पर्पल कैप मिला मोहम्मद शमी को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला यशस्वी जायसवाल को, गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल, कैच ऑफ द सीजन राशिद खान, सीजन में सबसे ज़्यादा 36 छक्के लगाए फाफ डू प्लेसिस, और बाकी ये रहे। ओके, और फाइनल मैच का अवार्ड देख लीजिए। प्लेयर ऑफ द मैच डेविन कॉनवे, यानी मैन ऑफ द मैच कहिए। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच अजिंक्य रहाणे। गेम चेंजर ऑफ द मैच, ये फाइनल की बात हो रही है, साई सुदर्शन। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द मैच साई सुदर्शन। और बाकी अवार्ड देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट 2-3 ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ, IPL में 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल मैच में उतरते ही उनका 250 रन जो है ना उन्होंने पूरे कर लिए, और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं IPL में 250 मैच के। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जो कि 2023 में आयोजित हुआ है, तो उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आंसर होगा लखनऊ में उद्घाटन किया गया है, और पूरे उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में, और एक आयोजन दिल्ली में ये हो रहा है। और 207 यूनिवर्सिटी देश भर के, उससे 4000 से ज़्यादा खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
उद्घाटन हुआ 25 मई को। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा दामोदर मौजो। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। गोवा के रहने वाले हैं ये, और कोंकणी साहित्य में इनका बड़ा योगदान होता है। तो गोवा के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने 27 मई को ये अवार्ड दिया है उनको। अगला क्वेश्चन आईफा अवार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? आंसर होगा ऋतिक रोशन को। किस फिल्म के लिए? फिल्म विक्रम वेधा में बेहतरीन रोल अदा करने के लिए। ठीक है, तो आईफा अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया है इस बार का? तो अबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में ये आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला? आंसर होगा आलिया भट्ट। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस। या अगर आप अवार्ड की लिस्ट में देखेंगे वहाँ पर ऑफिशियल, तो बेस्ट एक्ट्रेस की जगह लिखा होता है बेस्ट एक्टर फीमेल। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कि बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड किसे मिला, तो ये होगा आलिया भट्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, किस लिए मिला? तो गंगूबाई काठियावाड़ी, जो फिल्म में उन्होंने भूमिका निभाई, उसके लिए इनको मिला है। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा आर माधवन। ठीक है, किस फिल्म के लिए? तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में बेहतरीन निर्देशन के लिए। एक्टिंग भी की इन्होंने और डायरेक्शन भी इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? आंसर होगा दृश्यम 2। क्या है? दृश्यम 2। और इस फिल्म का डायरेक्शन किसने किया है? डायरेक्टर कौन है? अभिषेक पाठक। मुख्य भूमिका अजय देवगन की रही है। ओके, अब आईफा से रिलेटेड तमाम एक बार देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट है। चाहे तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या जो पीडीएफ है वहाँ से आराम से कई बार पढ़ें। ठीक है, ध्यान में रखिए। और इसमें जो अवार्ड है ना, कुछ ही अवार्ड ऊपर के 3-4 ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी अवार्ड है तो उसको मैंने दे दिया है कि ये सब भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अवार्ड से ही, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव, बुल्गारिया के हैं ये, और बुल्गारिया के पहले ऐसे विजेता हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव, तो उन्हें किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला 2023 का? आंसर होगा टाइम शेल्टर। ठीक है, क्या है? टाइम शेल्टर। तो ये है, इसी के लिए मिला है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना, एंजेला रोडेल ने किया है ट्रांसलेशन। तो बगल में आप उनको भी देख रहे हैं। ठीक है, और अगर सवाल हो कि 2022 में किसे मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो गीतांजलि श्री को मिला था। किसके लिए? तो टॉम ऑफ सैंड, हिंदी में वो पुस्तक थी रेत समाधि। अगला क्वेश्चन, किन भारतीय संगठनों को WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया कैटेगरी में वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2023 दिया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल STCC मेघालय। दूसरा है सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च धारवाड़ कर्नाटक। ठीक है, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा 31 मई को। ठीक है, दोनों संगठनों को ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो तंबाकू की खपत पर नियंत्रण और जागरूकता फैलाने के लिए इनकी कोशिश जो हुई उसके लिए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? डैग हैममार्क्सजोल्ड मेडल। तो ये किन भारतीयों को मिला है? आंसर होगा शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए, तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। ये दोनों वीर हैं और कांगो में यूनाइटेड नेशंस की जो पीस मिशन था उस दौरान ड्यूटी के दौरान पिछले साल यानी 2022 जुलाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी, इन्होंने शहीद हुए थे। BSF के हेड कांस्टेबल हैं ये दोनों, राजस्थान के रहने वाले हैं मूल रूप से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो नीति आयोग ने कोविड ईयर 2020-21 का
वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः किन राज्यों को मिला है? इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये पहला वाला, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, क्या नाम है? केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। और नीचे से देखेंगे किसका क्या स्थान रहा है, तो 19वां है बिहार का, 18वां उत्तर प्रदेश का, 17वां मध्य प्रदेश का। जो हिंदी बेल्ट के मेन माने जाते हैं वहीं स्वास्थ्य की स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक कोविड ईयर 2020-21 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, पहले स्थान पर त्रिपुरा, दूसरे पर सिक्किम और तीसरे पर गोवा रहा है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक कोविड ईयर 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में यानी यूनियन टेरिटरी के श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप को मिला है ये पहला स्थान, जबकि दिल्ली को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों के लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, टीना टर्नर, उनका निधन हो गया 24 मई 2023 को, तो क्यों प्रसिद्ध थी? आंसर होगा सिंगिंग यानी गायन के लिए। 60 और 70 के दशक में काफ़ी पॉपुलर रही हैं और मूलतः अमेरिका की थी। निधन हुआ है स्विट्जरलैंड में। अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं पिछले सप्ताह के। क्वेश्चन हुआ, किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बनाई है? आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये बनाया जाएगा पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक है, इस तरह का होगा, ये नमक की गुफाएं बनाई जाएंगी वहाँ पर। अमेरिका में जो मौजूद नमक की गुफाएं हैं उसी के तर्ज पर ये बनाया जाएगा, बहुत ही बड़ा होगा ये। और भारत में अब तक नमक की गुफाओं का नमक की गुफा नहीं बनाई गई थी, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी लेने के लिए काम चल रहा है। सामरिक जो तेल भंडार है उसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कोशिशें इसके लिए किए हैं। तो राजस्थान के बहुत सारे जो ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पर नमक के भंडार हैं, इसलिए इस जगह को केंद्र सरकार ने चुना है। अगला क्वेश्चन, समर्थ अभियान का मकसद बताएं जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर होगा ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। मकसद यही है समर्थ का कि 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन बढ़ जाए। और अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नेटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है? नेटो प्लस में आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। ठीक है, देखिए ताइवान में जो चीन की दबंगई है उस पर लगाम लगाने, घेराबंदी करने के लिए अब अमेरिका जो है ना भारत को मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा। तो अमेरिकी कांग्रेस यानी वहाँ की जो संसद है उसकी सेलेक्ट कमेटी जो चीन के विषय पर बनी हुई है, तो उसी ने भारत को नेटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। ठीक है, नेटो के बारे में तो मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे। फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें 31 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, तो हमें नेटो का मेंबर बनाने की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा एक संगठन है उससे जुड़ा हुआ, ये है नेटो प्लस, और उसमें कुछ देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। मतलब ये तो हैं, साथ में इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये नेटो प्लस हो गया, ये नेटो हो गया और नेटो प्लस हो गया, तो उसमें इंडिया को भी शामिल करने की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी भी विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 21 से 30 मई को आयोजित की गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया? आंसर होगा 76। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ अपनी बातें रखी। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ना वो WHO की जो डिसीजन मेकर एक ऑर्गेनाइजेशन है। WHO से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं तो इसी में होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, दुनिया में ग्रीन हाउस गैस यानी GHG की निगरानी पहल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कांग्रेस ने मंजूरी दी है? आंसर होगा WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इंग्लिश में कहेंगे इसे वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और सवाल हो कि यूनाइटेड नेशंस के किस प्रिंसिपल ऑर्गन का हिस्सा है? तो
तो इकोसॉक का, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का। अब विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास यानी काउंसलेट खोलने की घोषणा की है भारत में? आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, तो उन्होंने मई में इसकी घोषणा की है। ओके, तो भारत में ये चौथा वाणिज्यिक दूतावास होगा और 5वां राजनयिक केंद्र होगा। दिल्ली में एक हाई कमीशन है और इसके अलावा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उसके काउंसलेट हैं यानी वाणिज्यिक दूतावास, और अब बेंगलुरु में भी होगा। वाणिज्यिक दूतावास क्या होता है और दूतावास में फ़र्क क्या है? वाणिज्यिक दूतावास जो है वो एम्बेसी या हाई कमीशन का उसका एक अंग होता है जो उसको सपोर्ट करता है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो ज़्यादातर काम के लिए जो लोगों को दिल्ली जाना होता तो वो वहीं पर हो जाता है, उसी एरिया में हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास यानी काउंसलेट खोलने की घोषणा की है? आंसर होगा ब्रिस्बेन। ठीक है, राजधानी कैनबरा में तो एक हाई कमीशन है भारत का, और इसके अलावा सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में काउंसलेट है, वाणिज्यिक दूतावास है। तो अब ब्रिस्बेन में भी उस खोला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। शराब पर कैंसर सहित कई तरह की, यानी कैंसर हो गया, इसके अलावा लीवर, किडनी, इन सब से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसका स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा है? आंसर होगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड ने एक नीति बनाई है जिसके तहत शराब की बोतलों पर पूरा लेबल होगा कि क्या क्या नुकसान होता है, पूरी बॉडी में जो जो इफ़ेक्ट होता है उससे रिलेटेड। ठीक है, हालांकि इंडिया में भी शराब की बोतलों पर चेतावनी होती है, लेकिन वो होता है लिखा हुआ कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर बताया जाएगा कि इसमें कैंसर होता है, इससे किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, लीवर कैंसर, किडनी कैंसर, गर्भवती महिलाओं को नहीं पीना चाहिए, उनको जो नुकसान है, तो इस तरह की बातें होंगी। और ऐसा करने वाला ये दूसरा दुनिया का देश होगा। पहला कौन है? तो पहला है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ऐसा पहला देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा रेचेप तैयब एर्दोआन। ठीक है, 11वीं बार वो चुनाव जीते हैं लगातार, प्राइम मिनिस्टर भी रहे लंबे समय तक, और अब राष्ट्रपति तीसरी बार वो चुन लिए गए हैं और बन भी गए, शपथ भी ले ली उन्होंने। तुर्की है, राजधानी है अंकारा, मुद्रा टर्किश लीरा है। अब दिवस से रिलेटेड आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं इस वीकली करंट अफेयर्स के। ठीक है, पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन और शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। तो क्वेश्चन होगा दिवस से रिलेटेड, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 मई को। और इस बार की थीम क्या थी? थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 मई को। हिंदी भाषा में जो ये पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 1826 में 30 मई को, उदंड मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, तो उसी की याद में ये हिंदी पत्रकारिता दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक, और हाँ, अगर सवाल हो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो होता है 3 मई को, और यहाँ हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 मई को। ओके, और इस बार की थीम क्या है? शांति की शुरुआत मुझसे होती है, पीस बिगेन विद मी, ये है थीम। और इस बार संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो वो है 2023 में, और दिवस होता है 29 मई को। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब आयोजित होती है? आंसर होगा 27 मई को। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का निधन हुआ था 27 मई 1964 को, 1964 को। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डेली का करंट अफेयर्स देखने के लिए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर ज़रूर वक्त दीजिए डेली का। वहाँ हम डिटेल में पूरे विषय को समझाते हैं आसान शब्दों में, और यहाँ फटाफट।
ओके, और मेंबरशिप प्लान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन जो डेली का करंट अफेयर्स है उसको लेकर। बाय।